हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एनके सिंह एंड यू आर वाचिंग NKS एकेडमी। आइए आज से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका इंपॉर्टेंस बोर्ड, नीट और IIT तीनों में इक्वली है। बोर्ड के लिए काफ़ी डिस्क्रिप्टिव सवाल इस पे पूछे जाते हैं और जेई वगैरह के लिए भी कुछ डेरिवेशन टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को खूब अच्छे से देखिएगा, इसके कई एक सेक्शंस आएंगे। तो फिलहाल तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे इस चीज का, और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। क्लियर है? तो हेडिंग लगा रखा है हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो जैसा कि मैं आपको पहले से भी बता रखा है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके हर एक टर्म को आपको पहले फील करना पड़ेगा, फिजिकली फील करना पड़ेगा, तो फिर ज्यादा मजा आएगा समझने में। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम जो भी हम समझने वाले हैं उसके लिए कुछ बेसिक चीज है। ठीक? तो पहले बेसिक चीज को क्लियर करते हैं, फिर उस पर आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें एरिया को एज ए वेक्टर समझना पड़ेगा। ठीक है? एरिया एक्चुअल में स्केलर होती है, लेकिन एरिया को मुझे वेक्टर बना करके तब हमें उसे डिस्कस करना है, जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर। क्लियर? तो सबसे पहले तो समझते हैं एरिया क्या हो। तो एरिया तो आपको पता ही है, अलग अलग सरफेसेस के अलग अलग एरिया होता है। ठीक है? अगर कोई सर्कुलर रीजन है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कोई रेक्टेंगुलर रीजन है तो L टाइम्स ऑफ B, कोई स्क्वायर है तो L स्क्वायर, ये सब तो आपको पता है। तो कोई भी प्लेनर एरिया की मैं बात कर रहा हूं, उसकी क्या एरिया होती है वो आप सब लोगों को पता है। क्लियर है? और स्फेरिकल रीजन का भी एरिया आपको पता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो किसी भी टाइप का रीजन हो, किसी भी टाइप का अगर एरिया हो तो आपको उसका वैल्यू तो पता ही है, बट व्हाट इज एरिया वेक्टर? ठीक है? देखिए, एरिया वेक्टर का जो कंसेप्ट दिया गया है उसमें बोला यह गया है कि कोई भी सरफेस ले लो, राइट, और सरफेस का एरिया रहने दो, और उस सरफेस के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एक वेक्टर एज्यूम करो, और जो वेक्टर एज्यूम करोगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस एरिया के ही इक्वल लेना। मेरे कहने का यह मतलब, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल समझाऊं आपको। मान लीजिए कि हमारे पास कोई, ये देख रहे हैं आप, ये एक प्लेन शीट है और इस शीट का कुछ एरिया होगा अगर इसकी लेंथ कुछ होगी, इसकी ब्रेथ कुछ होगी तो L इंटू B इसकी कुछ एरिया होगी, राइट। तो मान लीजिए कि मैं अपने एग्जांपल के तौर पर मैं 4 लेंथ दे रहा हूं और 3 क्या दे रहा हूं, इसका विड्थ दे रहा हूं। तो 4 टाइम्स ऑफ 3 12 आ जाएगा। तो 12 यूनिट जो भी होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा, तो वो उसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर एज्यूम करना है इस सरफेस से जस्ट परपेंडिकुलर, राइट। ये जो मार्कर देख रहे हो, जस्ट ये वेक्टर जो होगी वो इस एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और इस एरिया वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसी एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और उसका वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 4 टाइम्स ऑफ 3। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या ऊपर होगी कि नीचे भी हो सकती है? ऑब्वियसली ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी। तब तो बोलोगे कि सर एरिया तो बदल जाएगी, कभी एरिया ये होगी, कभी एरिया ये होगी। बेशक एरिया वेक्टर बदल जाएगी, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी सरफेस, अभी आपका जब ओपन सरफेस होगा तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लेना है, आप बस परपेंडिकुलर लेना है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा एरिया के इक्वल होगा, और इसकी डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर चाहे नीचे। क्लियर? तो एरिया वेक्टर का कांसेप्ट क्लियर हुआ। और अभी एरिया वेक्टर का कांसेप्ट किस सरफेस के लिए सीखे हैं? जस्ट एक ओपन सरफेस के लिए, जस्ट सिंपल ये ओपन सरफेस है वैसा। क्लियर है? तो मान लीजिए कि ऐसा मेरे पास कोई सरफेस था अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी लेंथ कुछ L है और इसकी ब्रेथ कुछ B है। तो इसकी एरिया वेक्टर आइदर ऊपर होगी या आइदर नीचे होगी। क्लियर? ऊपर होगी या नीचे होगी। क्लियर? लेकिन कुछ भी हो जाए, इस एरिया वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी, चाहे A' ले ले चाहे A ले ले, उसकी मैग्नीट्यूड एरिया के ही इक्वल होगी। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? तो क्लियर हो गया। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ गिवन सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है? तो व्हाट इज एरिया वेक्टर? It is a vector which is drawn perpendicular to a surface, and its magnitude is equal to the area of surface।
क्लियर है? तो ये चीज आप समझ सकते हो। कोई भी सरफेस का शेप ले सकते हो तुम, जैसे मान लो कि कोई सर्कुलर रीजन है, अगर मैं बोलूं कि ये एक्स वाई प्लेन में है, ये किस में रखी गई है? एक्स वाई प्लेन में रखी गई है। ध्यान से सुनना। तो आपसे पूछे, तीनों ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, ए बी सी, एरिया वेक्टर में बोल रहा हूं, क्या एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके की होगी? पाई आर स्क्वायर जे कैप। दूसरा ऑप्शन एरिया पाई आर स्क्वायर के कैप। और तीसरा ऑप्शन प्लस पाई आर स्क्वायर आई कैप। सोचो कौन सी एरिया वेक्टर होगी? अगर मैं आपको बोला कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोई सर्कुलर प्लेट है, गिवन है एक्स वाई प्लेन, तो आप बताएं कि कौन सी एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही होगी। देखो सारे में देखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या है? पाई आर स्क्वायर, वो तो इशू नहीं है। अब डायरेक्शन का मेन फंडा है, एक जे में है, मतलब एक वाई में है, एक जेड में है, राइट, जेड के निगेटिव में है, माइनस है तो, और एक एक्स में है। तो ऑब्वियसली सोचो, जब एक्स वाई प्लेन में कोई एरिया होगी, मेरा हाथ ले लो, जैसे ये एक्स वाई प्लेन में है, तो सोचो मान लो कि जैसा कि ये x है और ये y है और ये देखो, तो ये x y और ये z, सोचो ध्यान से दिख रहा है आप लोग को? तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ही होगी ना। सोचो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ही होगी, तो एरिया वेक्टर या तो प्लस के कैप होगा, या फिर अगर नीचे भी ले लें तो क्या होगा? माइनस के कैप। तो ऑब्वियसली क्या आंसर होगा? बी होगा। सो क्लियरली आप समझ रहे हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन में कहीं कोई इशू नहीं है। तो ये जो भी मैं एरिया आपको बता रहा हूं, ये एक सिंपल एरिया बता रहा हूं, जिसकी ओरिएंटेशन आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो है कैसे। जैसे एक्स वाई प्लेन है, कोई वाई जेड प्लेन होगा, कोई जेड एक्स प्लेन होगा, राइट। लेकिन कभी कभी एरिया वेक्टर क्लियरली पता नहीं चलता है कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपको याद हो वेक्टर वाली क्लास जिसमें हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, याद होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, क्लियर, तो ए बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? ए क्रॉस बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? तो वहां पे आपको बताया गया था कि ए क्रॉस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है, बेसिकली इनसे बनने वाला जो एक पैरेललोग्राम होता है ना, उसका एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपको याद होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी शेप का है ये, उसका एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये चीज एक फैक्ट है जो कि आपको पता है। वहां पे तो हम लोग मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड रहते थे, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। तो आप क्या कर लेना, ए क्रॉस बी को सोचना। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे सिंपल बोलेंगे कि सिंपल ए क्रॉस बी, अभी ये मैग्नीट्यूड है देखो, और सिंपल ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया को, एरिया वेक्टर को, क्लियर। यानी ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर का क्रॉस करवा लो, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा, सर ए और बी का ही क्रॉस करेंगे क्या? बी और ए का नहीं करेंगे? दोनों कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बताया कि एरिया ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी। हाँ, ए क्रॉस बी करेंगे तो जस्ट ऊपर होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको पता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जस्ट अंदर। तो एक या तो ऊपर हो या अंदर हो। एरिया अभी ओपन सरफेस है तो कुछ भी हम ले ले। तो ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया वेक्टर को। और किस एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? तो जिस साइड को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिस शेप के ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, उसके एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो क्या सीखे अभी हम लोग कि एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर एक वेक्टर है, बनाया गया है उसे, और वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलरली ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, और उस एरिया वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है उस एरिया के ही इक्वल होती है। ये चीज तो सिंपल सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर कभी कभी वेक्टोरियल फॉर्मेट में गिवन होता है या कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है तो वहां एरिया जज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम फटाफट शेप को ऑब्जर्व करेंगे और किसी एक पॉइंट से दो वेक्टर लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, और ट्रायंगल वगैरह होगा तब भी हो जाएगा। और उसको आप क्या करेंगे, एक साइड को दूसरे साइड से क्रॉस करा लेंगे, और क्रॉस जो वेक्टर मिलेगी, राइट, ए क्रॉस बी जो वेक्टर मिलेगी, वही वेक्टर क्या होगी? उस पर्टिकुलर सरफेस की एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्लियर है? तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी करिए और मैं आपको इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करके बताता हूं, ठीक है। और इस पे बेस्ड तो जेईई एडवांस ने भी एक बार सवाल सेट किया था, ठीक है, एरिया वेक्टर को निकालने का। तो चलिए पहले आप इस स्विच को कॉपी कीजिए और मैं इस पे बेस्ड अभी एक छोटा सा सवाल लेके आता हूं, ठीक है। पहले आप इस स्विच को कॉपी कीजिए।
आइए एक छोटा सा सवाल देखते हैं एरिया वेक्टर पर। सवाल कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए कि ये y एक्सिस है, ये कुछ x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। एक बार चेक कीजिए कि ये ओरिएंटेशन इसका सही है कि नहीं। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड होता है, बिल्कुल सही है ये। ऐसा कुछ सिस्टम है और यहां पे ऐसा कुछ एक एरिया गिवन था, 3D में एरिया गिवन था। एक पार्ट इसका 0 0 0 पे था, एक इसका 0 a 0 पर था, y पे है तो 0 a 0 ही होगा, और ये वाला था वो yz प्लेन में था, यानी a 0 a था और ये था a a a, ये 3D में था। इस तरह का एरिया शैडो किया गया था। ये जेईई एडवांस का था सवाल, इसमें फ्लक्स पूछा गया था। अभी फिलहाल फ्लक्स हम नहीं निकाल लें, अगर हमें एरिया वेक्टर निकालने आ जाए तो फ्लक्स हम लोग खुद निकाल लेंगे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड एरिया वेक्टर। क्लियर है, जो शैडेड रीजन है उसका एरिया वेक्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई सिंप्लीफाइड एरिया रहता है तो उसका बता पाना बड़ा आसान है, राइट। इसमें तो सही से बच्चों को दिखता भी नहीं है कि एरिया वेक्टर होगी तो वो किस डायरेक्शन में होगी, राइट। और ये शेप कैसा है, देखने से तो लग रहा है कि ये शायद स्क्वायर है या फिर कोई पैरेललोग्राम है, चेक करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका साइड लेंथ चेक करिए। अगर ये साइड लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, सोचिए डिस्टेंस फॉर्मूला से 0 - 0 0 a - 0 a, ये तो अब इसलिए कितना बचेगा, वो a ही बचेगा। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए a - 0 a - a 0, ध्यान से देखिए a - 0 क्या हो गया, a - 0 a का स्क्वायर होगा और a - a फिर 0 और a - a, तो क्या हो गया a स्क्वायर, यानी कितना साइड हो गया इसका √2 टाइम्स ऑफ a, यानी ये साइड कितना हो गया √2 टाइम्स ऑफ a। और ये साइड निकालिए, ये साइड निकालिए तो क्या होगा, ऑब्वियसली a - 0 0 - 0, ये भी √2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगी। और ये साइड निकाल के देखिए a - a 0 a - 0 a बचेगा और a - a, यानी ये साइड कितने का हो गया a का, यानी ये निश्चित रूप से कैसा शेप का है, देखिए पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का। खैर वो इशू अलग है, बस मैं एक पता कर लिया कि ये साइड के इक्वल और ये साइड के। तो जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, अगर हमसे कोई पूछेगा इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो बहुत ही आसान है, हम कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग इस चीज को निकाल लेंगे। लेकिन हमें डायरेक्शन के साथ चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक कॉर्नर पकड़ते हैं, यही वाला पकड़ते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ नाम ले लेते हैं OA और इसका B और फिर इसमें कुछ या OAB और ये C कर लेते हैं। तो मुझे एरिया वेक्टर चाहिए, तो मैं तो क्या करूंगा, सबसे पहले OA वेक्टर निकालूंगा और फिर क्रॉस करा लूंगा किससे, OC से, बस अपना एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या OC क्रॉस OA किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि OA क्रॉस और OC की जो वैल्यू होती है उसके जस्ट निगेटिव में होती है OC क्रॉस OA, तो कोई इश्यू नहीं है, वो माइनस लगा करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे करें, OA, O से लेकर के ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर कौन सा है, ऑफ कोर्स इसमें से घटाते जाओ तो a - 0 j कैप, तो a j कैप आएगा। क्रॉस करवानी है OC से, O से C को ज्वाइन करो तो क्या होगा, सोचो a - 0 a i कैप, फिर देखो 0 - 0 गया, फिर a - 0 a और ये k कैप। क्रॉस में तो कुछ फॉर्मूला आपको पता है, पहले तो एक कॉमन लेकर के बाहर कर लो a स्क्वायर, क्लियर। और यहां पे देख लो j क्रॉस i प्लस k। आपको इतना तो पता ही है कि जब हम i को j के साथ क्रॉस करते हैं तो k मिलता है, साइक्लिकली। फिर j को हम k के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, i, क्लियर। और फिर k को हम i के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, j, साइकिल में जाना, मतलब i को j के साथ करना फिर j को k के साथ। तो हमेशा साइकिल में जो चीजें मिलती हैं वही मिलेगा, i j के साथ k मिल जाएगा, k i के साथ j मिल जाएगा, j k के साथ i मिल जाएगा, ये पता है। साइकिल में जा रहे हो, अगर साइकिल के उल्टा जाओगे तो माइनस के साथ मिलेगा, मतलब i j ना होकर के अगर j तूने i कर लिया तो साइकिल के अपोजिट हो तो k माइनस के साथ मिलेगा, इसी तरह से उल्टा कर लेना। अब सोचो तो क्या है यहाँ पे, j क्रॉस i है, उल्टा जा रहे ना, j क्रॉस i उल्टा, तो माइनस k होगा, तो j क्रॉस i करोगे तो ये हो गया माइनस k, क्लियर है, माइनस k प्लस, फिर j को तुम k से क्रॉस करो
तो j को k के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, i। क्लियर है? तो इस तरह से एरिया वेक्टर का ये कुछ डायरेक्शन हो गया, i माइनस के। क्लियर? तो ये डायरेक्शन जज कर पाना शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब यहां दिख रहा है कि वो i माइनस के वेक्टर जिधर होगी उधर ही होगी। क्लियर है? अब एक चीज और बताओ, इसका क्या हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? बिल्कुल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और ऐसे भी मैग्नीट्यूड तो पहले भी मालूम था, ये साइड कितने का था, a का था, और ये साइड कितने का, √2, तो √2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर होता ही। और ऐसे भी यहां पे देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो i माइनस जे का मैग्नीट्यूड, तो सोचो i माइनस जे, तो i का स्क्वायर k का स्क्वायर का रूट यानी √2 ही होगा। तो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर पता पड़ गया। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के साथ हमने यहाँ पे वैल्यू भी निकाल लिया। सो आई होप क्लियर है कि आपका ये सब चीजें कहीं से कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। और कभी भी सवाल दे दे तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि बस मुझे एक कॉर्नर को पकड़नी है, वहां से एक दूसरे कॉर्नर तक जानी है, यानी एक वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर और ए क्रॉस बी कर लेना है, आपका एरिया वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी करिए और मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल देता हूं, ठीक है? और आप उसको एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और उसको बना करके फिर डिस्कस कीजिए। चलिए आपके लिए एक छोटा सा सवाल, z है, y है, x है, ये ओरिजिन, और यहाँ से ये एंगल अगर मैं इजी करने के लिए दे दूँ 37 डिग्री, और ये मैं ले लेता हूँ 5 मीटर, राइट? 5 मीटर का है ये पूरा, और यहाँ से यहाँ इसको लेता हूँ 10 मीटर, और ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करनी है। और इसमें एक चीज क्लियर है, ये जो x और y एक्सिस जो दिख रहे हैं ना, तो xy प्लेन में ये वाला लाइन है। क्लियर है? तो xy प्लेन में ऐसे चला गया, राइट? जैसे मैं आपको थोड़ा फील करवाऊं इस सवाल के लिए, कुछ इस तरीके से फील कीजिए। जैसे ये ध्यान से देखिएगा, ये x y और ये z है, ठीक है? तो xy में एक ऐसे गया है, और y के साथ, x और y है तो y के साथ कितने एंगल पर है, 37। देखो ध्यान से, ऐसे गया और एक ऊपर चला गया ऐसे। क्लियर? ऐसे जाकर के एक ऊपर और इसके साथ ऐसे मिल गया, जस्ट इसी के ये पैरेलल है ऐसे। क्लियर है? तो आप इस चीज को एक बार फील कर लीजिए, जस्ट ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसकी लेंथ 10 है, इसकी लेंथ 5 है, और आपको क्या करनी है, एरिया वेक्टर फाइंड आउट करनी है। फाइंड एरिया वेक्टर। चलिए वीडियो को आप 1 मिनट पॉज कीजिए, ठीक है? और फिर आप बनाइए, तब तक मैं इस साइड को साफ करता हूं। इस सवाल को आप कॉपी, चलिए होपफुली आपका सवाल आ गया होगा, ठीक है? तो आपने जो आंसर्स किए हैं, चलिए एक बार उसको मैच करवाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बना के आपको बताता हूं, कुछ इसका नेम कर लेते हैं, A, B और C। तो नेमिंग मैंने कर लिया O A B C। तो हमें क्या करना है, किसी एक कॉर्नर को पकड़ना है। चलो इसी कॉर्नर को पकड़ते हैं, ये वाली वेक्टर OA फाइंड कर लेते हैं और फिर OC वेक्टर। तो OA वेक्टर कैसे निकाली जाए, ये तो किसी x में नहीं है या y में नहीं है कि वैल्यू और इंटू i या फिर j कर ले, ये तो किसी xy प्लेन में है। और xy प्लेन में आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं दोबारा से बता देता हूं इस चीज को, xy प्लेन में अगर इस तरह से कोई वेक्टर है, जैसे वो xy प्लेन में है ना, y के साथ 37 डिग्री पे, और कितने मैग्नीट्यूड का है वो, 5 का है। तो सोचो इसका कंपोनेंट में मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये साइड में क्या होगा, सोचो 5 sin 37, और इस साइड में 5 cos 37, इतना तो आपको आइडिया है ही। तो 5 sin 37 का वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से इस वाले वेक्टर को हम लिख सकते हैं, अगर इसका नाम हम a ले लेते हैं तो a वेक्टर को हम लिख पाएंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है? दोनों x और y के पॉजिटिव सेक्शन में है, आप देख सकते हैं। तो मैंने OA वेक्टर को तो भाई साइड से लिख लिया, और वो किस फॉर्मेट में लिखा है देख लो, i और j में लिखा है। तो ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, OC वेक्टर को लिखते हैं, और OC में तो कोई इश्यू ही नहीं है क्योंकि वो किस में, Z में है। तो 10j कैप हो जाए, k कैप हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे क्या करनी है, एरिया वेक्टर फाइंड करनी है। क्या करें, क्रॉस करवा लें, OA वेक्टर क्रॉस OC वेक्टर। और OA वेक्टर क्या है सोचिए, OA वेक्टर है आपका 3i प्लस 4j, और OC के साथ करते हैं तो 10k।
अब आपको पता है ना आई और जे के साथ कैसे होता है, आई और के साथ कैसे होता है। तो आई के साइकिल में है, देखो तो ध्यान से, आई जे और के, तो ध्यान से देखिए, आई के साथ साइकिल में है, बिल्कुल नहीं, आई के साथ अपोजिट में है, तो माइनस जे आएगा। तो चलो इसके साथ इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -30 क्या आएगा, जे आई के माइनस ए। फिर आगे देखो +40, और जे के साइकिल में है, बिल्कुल जे के साथ के, तो वो क्या हो जाएगा, +i। तो इस तरह से हमारा एरिया वेक्टर पता पड़ गया, 40i - 30j। अब जहां तक मैग्नीट्यूड का प्रश्न है तो वो तो खैर यही से पता चल जाता है, 10 टाइम्स ऑफ 5 कितना, 50। और ऐसे भी यहां से निकाल के देखो, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या मिलेगा, 40 का स्क्वायर कितना मिलने वाला है, 52500, यानी 50 आने वाला है। तो ध्यान से समझिए, हमें एरिया का मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन के साथ वैल्यू चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन अगर पता है तभी हमें आगे फ्लक्स निकालने में मदद मिलेगी। तो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा। आप किसी भी टाइप का कोई भी एरिया, ओपन एरिया दे दिया जाए, अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया बस ओपन एरिया, क्लियर, क्लोज एरिया नहीं है। अब क्लोज एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए और मैं अब क्लोज एरिया वेक्टर के बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्लोज एरिया वेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपके पास कोई भी क्लोज एरिया हो, राइट, मैं आपको फील करवाता हूं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है उसके हेल्प से। तो पहले आपको ऐसे ओरल समझते हैं, आपके पास कोई क्लोज एरिया वाला है, मतलब क्लोज एरिया का मतलब एक ऐसा शेप है जिसमें क्लोज्ड फिगर है ऐसा। तो ये एक अलग एरिया होगा, सरफेस, ये ऊपर हो गया, ये इस साइड, ये नीचे, ये उस साइड और वो उस साइड, मतलब ये क्यूबिकल है, राइट। तो इसमें अगर मुझे इस सरफेस का एरिया वेक्टर बोलेगा तो क्या होगा, अगर ओपन सरफेस होता, सपोज करो कि यही अगर ऐसे होता, जस्ट सिंपली ऐसे होता, मैं बाहर बनाता इस सरफेस को, जो सरफेस यहां दिख रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था। अगर ऊपर वाले का बनाए तो ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। लेकिन क्लोज फिगर में एरिया वेक्टर हमेशा, राइट, पूरे एरिया से बाहर लिया जाता है, उस फिगर से आउटसाइड लिया जाता है। ये कन्वेंशन है लेने का, ये एक तरीका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको फील नहीं आ रही है तो चलिए, मेरे पास एक डब्बा है, उस डब्बे के हेल्प से मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये सिंपल सा डब्बा है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो इस डब्बे में क्या है, ऐसा देखें, ये क्लोज शेप है मेरे पास। तो अभी आप देख सकते हैं इसके पास एक ऊपर सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर या नीचे, बोलो, जस्ट ऊपर, क्योंकि क्लोज फोटो की एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड लेते हैं। यहां पे एरिया वेक्टर जस्ट इस साइड में, यहां पे एरिया वेक्टर जस्ट इस साइड में, इधर का इस साइड, इधर का इस साइड, और नीचे वाले का नीचे। सो क्लियर है। तो क्लोज फोटो में एरिया वेक्टर हमेशा आउट लेते हैं, लेकिन ओपन में क्या लेते हैं, हमेशा ध्यान रहे, दोनों साइड ले सकते थे हम, जिधर भी चाहे उधर ले सकते थे। तो एक यहां पे क्या मिला, कंडीशन मिला कि जब हमारे पास कोई क्लोज्ड फोटो हो, राइट, तो उसका एरिया वेक्टर आउटसाइड लेंगे, मतलब वहां अपने मन से एरिया वेक्टर हम नहीं ले सकते। होपफुली क्लियर है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ गए कि इसका एरिया वेक्टर किधर होने वाला है, ऊपर, जो भी एरिया वेक्टर हो, इसका एरिया वेक्टर इस साइड, इसका एरिया वेक्टर इस साइड, इसका एरिया वेक्टर इस साइड, इस वाले का आगे और इस वाले का पीछे। क्लियर है। तो इसमें कितने टाइप के एरिया वेक्टर्स हो गए, 6 फेसेस है, तो ऑब्वियसली 6 टाइप की एरिया वेक्टर हो गई। सो क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। जब हमारे पास एरिया वेक्टर का कंसेप्ट हो जाता है तब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले फील करते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इसको फील करने के लिए पहले हम डेफिनेशन पे नहीं आएंगे, पहले कुछ छोटी छोटी चीज मैं आपको सिखाऊं, फिर उसके बाद आपको फील आ जाएगी। सपोज कीजिए कि बारिश हो रही है, राइट, ऊपर से नीचे बारिश हो रही है। जस्ट मेरे 3 फोटो को आप ऑब्जर्व कीजिएगा और उस बारिश की जो वाटर है वो कैसे फिलअप हो रही है उस वेसल में, आपको उसको फील करना है। तो मान लीजिए कि बारिश कुछ ऐसे हो रही है, इस तरह से बारिश हो रही है। अब सोचिए मैं किसी वेसल को कुछ इस तरीके से रखता हूं, बस वेसल का मैं टॉप पॉइंट बना रहा हूं इस तरह से, राइट, ऐसा। एक वेसल मैंने ऐसे बनाया,
एक वेसल मैं कुछ इस तरीके का बनाया और एक वेसल कुछ इस तरीके का बनाया मैंने। तीनों वेसल के क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऑब्जर्व कीजिए और आपसे मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आप इन तीनों फोटो में बताएं किसमें वाटर ज्यादा आने वाली है। वाटर की जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब समझते हो ना, अगर कोई भी चीज है अगर फ्लो कर रही है तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, जो इस एरिया में इंटर कर रहा है उसी को हम लोग फ्लक्स बोला करते हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछूं कि इसमें फ्लक्स कितनी आ रही है या कितनी आ रही है, ये नहीं पूछ रहा हूं, किसमें ज्यादा आ रही है और किसमें कम आ रही है, राइट, वो तो आप बता ही सकते हैं। तो सोचिए, आप देखोगे तो बोलोगे कि सर इसमें तो सबसे ज्यादा आ रही है, ऑब्वियसली दिख भी रहा है। इसमें इससे थोड़ा कम आ रही है और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, क्योंकि इस साइड से कोई वाटर आती तभी तो, वाटर तो ऊपर से आ रही है। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? 1 में, उसके बाद 2 में, 3 में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि फ्लक्स जो किसी सरफेस में इंटर करती है, अभी फिलहाल वाटर फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूं, वाटर की समथिंग कुछ रीजन जो उसके अंदर इंटर कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कुछ भी अगर वो इंटर कर रही है, वो कितनी बातों पर डिपेंड कर रही है? फिलहाल तो दिख रहा है कि एरिया के किस पर दिख रही है, ध्यान से देखो, एरिया के ओरिएंटेशन पर, एरिया कैसे रखा गया है। तो एरिया का ओरिएंटेशन से बेटर है एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन, ज्यादा बढ़िया। तो अभी एरिया वेक्टर किधर है? अगर मैं इसको क्लॉज ना लूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे सिंपल है, तो एरिया वेक्टर नीचे या ऊपर हम कैसे भी ले सकते हैं। और इसमें एरिया वेक्टर ऐसे है, इसमें एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके के, ठीक है। तो इसमें तो क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर वाटर हो रही है ऊपर से नीचे, और अगर मैं कोई वेसल डाल दूं तो वेसल का जो एरिया का ओरिएंटेशन है, एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन है, उसके बेसिस पर हम समझ पाते हैं कि इसके अंदर कितनी वाटर मोलिक्यूल आ रही है, या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो कितनी वाटर फ्लक्स इंटर कर रही है। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा और इस चीज को डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कि सेम लॉजिक में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अब की बार एरिया का ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा, मैं थोड़ा एरिया के मैग्नीट्यूड को बदल रहा हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक वेसल ये है और मेरे पास एक छोटा सा वेसल ये है। क्लियर? अब आप बताओ कि किस एरिया में ज्यादा फ्लक्स इंटर कर रही है, वाटर किस में ज्यादा इंटर कर रही है? ऑब्वियसली इस वाले में, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। ओरिएंटेशन में तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों का ओरिएंटेशन एक ही टाइप का है, लेकिन एक का एरिया ज्यादा है और एक का एरिया कम है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? दो चीज यहां देख पा रहे हैं कि जो फ्लक्स किसी सरफेस से या किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो एंटर कर रही है, वो दो क्लियर कट बातों पर डिपेंड कर रही है। एक, इसकी एरिया की जो मैग्नीट्यूड कितनी है, एरिया की मैग्नीट्यूड कितनी है, और साथ साथ ध्यान सुनना, और साथ साथ एरिया का वैल्यू क्या है। ठीक है? साथ साथ एरिया का ओरिएंटेशन कैसा है और साथ साथ एरिया की वैल्यू क्या है, दोनों बातों पर डिपेंड कर रही है। इतना तो क्लियर है आप लोगों का। लेकिन एक बात और है जिसपे फ्लक्स डिपेंड करेगी। सपोज करो कि बारिश दो तरीके से हो रही है, एक काफी हेवी बारिश हो रही है, ठीक है, और एक हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है। अब उसमें दोनों वेसल को लगाओ, सिमिलर को लगाओ, तो क्या दोनों में सेम वाटर आएगी? बिल्कुल नहीं। जब बारिश काफी ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली ज्यादा पानी उसमें आएगा, और कम बारिश हो रही है तो कम आएगा। यानी उसके अंदर जो फ्लक्स है, एक बात तीसरी फैक्टर पर भी डिपेंड कर रही है, और तीसरी फैक्टर कौन सी है? वाटर का फॉलिंग, अमाउंट ऑफ वाटर की फॉलिंग। तो कितनी बातों पर डिपेंड करी? एक, वाटर के अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, पहली चीज, एरिया के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है, और साथ साथ उसके डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो हमने क्या देखा कि जब भी कोई, फिलहाल तो वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर की कोई फील्ड, वाटर की कोई फ्लक्स अगर आ रही है तो किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में या किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो तीन बातों पर डिपेंड कर रही है। पहली, उसका एरिया कितना ज्यादा है, कम है, मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे रखा गया है, राइट, और तीसरा, वाटर जो फॉल कर रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। क्लियर है? तो अगर ये चीज अगर आप प्रैक्टिकली फील करते हो, तब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। पहले नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, फिर उस नॉर्मल डेफिनेशन के बाद फिर जो भी किताबी डेफिनेशन होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं वाटर फील्ड को, वाटर की जो फील्ड है या वाटर की जो फ्लक्स है, वाटर का जो वे है आने का, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको रिप्लेस कर दूं, मतलब वाटर की जगह पर मन में क्या सोचिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और हमारे पास कोई इमेजिनरी सरफेस है या कोई रियल में कोई सरफेस है।
अब सब कुछ वैसे ही सोचो कि किस में फ्लक्स ज्यादा है किस में कम है, तो आप बोलोगे सर वो तो तीन बातों पर डिपेंड करेगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, ऊपर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे आ रही है, ध्यान से सुनना सब बात, तो अगर मैं एरिया को डालूं तो कितनी बातों पर डिपेंड करेगी। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ रही है कितना घना आ रही है, कितना अलग अलग आ रही है, जितना घना होगी ऑब्वियसली इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि किस बात पर डिपेंड कर रही है, फ्लक्स ई पर डिपेंड कर रही है। चलिए ई पर डिपेंडेंसी है। साथ जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं उस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है और साथ साथ उसका डायरेक्शन क्या है, उसका एंगल क्या है। तो तीन बातों पर फ्लक्स डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने बातों पर डिपेंड कर रही है, तीन बातों पर, ई, ए और थीटा पर। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो मैं भी क्लियर नहीं कर रहा हूं, बस इतना फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि समथिंग विच इज इंटरिंग दैट पर्टिकुलर सरफेस एरिया। क्लियर? तो वो चीज को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स बोल रहे हैं। वो समथिंग, वो वाटर भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो रही है। क्लियर है? अब सवाल है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अगर हम डेफिनेशन में बात करें तो एक तो मैथमेटिकली हम डिफाइन कर रहे होते हैं और एक जो क्वालिटेटिवली जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जो मेन डेफिनेशन है वो बोली गई है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या को क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब लाइंस बहुत आ रही है लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर 10 ही लाइन जा रही है तो उस 10 जो नंबर मिलेगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एरिया। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, क्या नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि किसी 4 से 100 लाइंस निकल रही है? ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। यह चीज रिलेटिव है। अगर आपने एक चार्ज ले लिया बगल में 4 मैग्नीट्यूड का, अगर उससे आपने 10 निकाले और बगल में कोई 8 मैग्नीट्यूड का है तो आपको उससे 20 निकालना पड़ेगा रिलेटिवली। अगर 5 निकाला तो 10 निकालना पड़ेगा, 15 निकाला तो 30 निकालना पड़ेगा उसमें से। तो आप ये समझ सकते हो कि उसके रिलेटिव में कितनी उसमें लाइंस निकलेगी, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इससे 10 ही निकलेगी कि 12 निकलेगी कि 15 निकलेगी। आई होप आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कितनी लाइंस इंटर कर रही है, क्योंकि लाइंस पहली बात वो इमेजिनरी है, वो दिखता नहीं है। तो डेफिनेशन वाइज तो कुछ क्लियर नहीं हुआ कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग, और लाइंस तो दिखता नहीं है तो कैसे कोई बता पाएगा भाई। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको एक अलग लेवल में लेके जाना पड़ेगा, एक अलग मैथमेटिक्स तरीके से इसको फील करवानी पड़ेगी। ठीक है? और प्रैक्टिकली तो फील करवाने का अलग तरीका है जो मैंने आपको फील करवाया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन तो क्लियर है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरिंग थ्रू अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया। क्लियर है? आप इस चीज को लिख लीजिएगा। ये तो हो गया। अब इसको मैं आगे अगर समझाऊं कि मैथमेटिकली कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, मतलब इसको मैथमेटिक्स से हम किस पैरामीटर से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और किस पैरामीटर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका जो बेस मैंने आपको दे रखा है। जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्लक्स है या समथिंग इंटरिंग इन द पर्टिकुलर एरिया डिपेंड्स अपॉन 3 मेन फैक्टर्स। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर 2 द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एंड नंबर 3 द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया। क्लियर? सो 3 बातों पर डिपेंड करती है। अब थोड़ा फील करो कि ये कैसे रिलेटेड होंगे। ठीक है? एक्चुअली वो तो डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको फील करवाता हूं कि ये कैसे रिलेटेड होते हैं। अगर आप उस फिगर को देखो तो यहां पे देखोगे कि एरिया वेक्टर कुछ इस साइड में है और इस साइड में कुछ इंटेंसिटी या वाटर जो भी है आ रही है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो क्या इसमें वाटर की कोई भी एक भी बूंद आने वाली है? नहीं आने वाली है। तो वहां फ्लक्स क्या होने वाली है? 0। क्या होने वाली है? 0। और यहां पे देखो तो यहां पे एरिया वेक्टर इस साइड में है और साथ साथ इंटेंसिटी या जो भी बोले इस साइड में है। दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। तो वहां 0 डिग्री है तो सबसे ज्यादा, इसका मतलब साफ है कि 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा हो और 90 डिग्री पर बिल्कुल 0 हो। ये कौन सा फील करवाएगा? ये कहीं ना कहीं cos थीटा का फील आ रहा है। ठीक है? cos 0 1 और cos 90 0। तो अब आपको प्रैक्टिकली फील आएगा कि जो फ्लक्स का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो बोला गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं E डॉट ए। डॉट में कोई दिक्कत नहीं है, ए को ई के साथ कराओ या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ए हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा तोड़े तो क्या होगा? ई की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन ए एंड ई। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर।
अब यहां से फील करके देखो, आपको पूरी फील आ जाएगी। जैसे थीटा इक्वल्स 0 करोगे तो E टाइम्स ऑफ A मैक्सिमम, जैसे थीटा 90 डालोगे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इससे एक फील आ रही है। तो फ्लक्स का डायरेक्ट फील करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। फ्लक्स के डेफिनेशन से उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। डेफिनेशन क्या है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं। फ्लक्स क्या है, मैं पूरा क्लियर करता हूं। तो फ्लक्स क्या बोली गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोली गई, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ लाइंस जो इंटर करती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर 1 चीज। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात पर डिपेंड करती है, वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। पहला एरिया, दूसरा एरिया की ओरिएंटेशन, मतलब उसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की किधर है, और तीसरी बात क्या है, इंटेंसिटी वेक्टर, मतलब उस जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे है, कितनी है एक्चुअली, ठीक है। वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। तो आई होप आपका ये चीज क्लियर हो रहा होगा। और तीनों कैसे रिलेटेड होते हैं, E इंटू A इंटू कॉस थीटा, या अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो E डॉट A। क्लियर है। तो चलिए पहले इन सब चीजों को आप एक बार अच्छे से फील कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह की चीजें हम लोग डिस्कस करते हुए आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।